हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माई चैनल अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एक चैप्टर केमिकल एंड केमिकल सबस्टांसेस। पहले पढ़ते हैं कि केमिकल सबस्टांसेस क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल सबस्टांसेस आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिकल सबस्टांसेस जो होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल को मिला के बने होते हैं। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टांस। और एक एटम क्या होता है? एटम किसी भी सबस्टांस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि जो सबसे छोटा टुकड़ा हुआ वो एटम होता है। एटम में और मे नॉट एग्जिट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो हो सकता है किसी दूसरे एटम पे डिपेंडेंट हो, या हो सकता है कि वो अपने ही एटम पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे दो एटम हुए, एक मॉलिक्यूल में कई एटम हैं, तो वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना हो, वो डिपेंडेंट हो और एक दूसरे से चिपके हुए हों। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर। मॉलिक्यूल कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब दो या दो से अधिक एटम ज्वाइन करता है एक साथ, तो वो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एटम में क्या होता है कि एटम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिर्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये एक स्क्वायर है। सपोज दिस इज़ द सॉलिड सबस्टांस। ये एक सॉलिड सबस्टांस है, या एक लिक्विड या गैसियस सबस्टांस है। ठीक है, इसका जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, वो इस स्क्वायर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये सारे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और दूसरे फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जितने भी एटम बने हुए हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट एटम हो गए और ये डिपेंडेंट एटम हो गए। अब ये भी हो सकता है कि दो इंडिपेंडेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए, दो डिपेंडेंट एटम मॉलिक्यूल बनाए, या फिर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए। तीन कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, ये एटम 1, ये एटम 2, ये जुड़ा और यहाँ क्या बना? मॉलिक्यूल बना। तो एटम को क्या कहते हैं? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक एटम से मिलके बना होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। केमिकल सबस्टांसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। केमिकल सबस्टांस को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक प्योर सबस्टांस और एक मिक्सचर। प्योर सबस्टांस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। और प्योर सबस्टांस जो हैं वो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। प्योर सबस्टांस दो पार्ट में बांटा गया, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड। ठीक, अब ये एलिमेंट क्या होते हैं? ये इसके भी फर्दर डिवीज़न होते हैं, और एक एलिमेंट नॉन मेटल होता है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होता है। ठीक, पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन एलिमेंट इज़ अ सबस्टांस दैट इज़ made up of only one kind of atom and cannot be broken down into simpler substance by chemical means। सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उसको एक्चुअली हम मॉलिक्यूल ना कह के एलिमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि वो एक तरह के मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं, एक ही तरह के एटम से मिलके फॉर्म होते हैं, और उनको हम उससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में तोड़ के नहीं ला सकते हैं। जैसे अगर हम उसमें केमिकल रिएक्शन करें तो वो उससे ज़्यादा सिंपल टूट के नहीं हो सकता है, वो उनका सिंपलेस्ट वे होता है। और मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक ही तरह के नहीं, कई तरह के एटम शामिल होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल और एलिमेंट में फ़र्क होता है। एलिमेंट सिर्फ एक काइंड के एटम से मिलके बनता है, और मॉलिक्यूल कई तरह के एटम से फॉर्म करके बनता है।
एलिमेंट एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये तो आपने सुना ही होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सबने सुना होगा। लेकिन ये सब सॉलिड है और ये क्या है, ये गैसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में जो कि गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, और हर एलिमेंट की अपनी अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ की सेट होती हैं, जैसे कि उनका कलर, उनका नेचर, उनका एग्जिस्टेंस का तरीका, ये सब उनके प्रॉपर्टी में आता है। आगे पढ़ेंगे इस बारे में। कंपाउंड, अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। अब कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने हुए होते हैं। एलिमेंट क्या होते थे? जो एक या एक ही तरह के एटम से बने होते थे। ठीक है, और कंपाउंड क्या होते हैं? जो 2 तरह के एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, जो कि इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करने में हेल्प करता है, हमें बताता है। However, the properties of compound are entirely different from those of its constituent element. हालांकि जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और जब ये फॉर्म होते हैं तो इनका जो मिक्सचर, जो कंपाउंड बनता है वो वाटर बनता है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। एक था जो कि गैस कंबाइन हुआ और एक्चुअली फॉर्म किया उसने लिक्विड। तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई एलिमेंट से वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है और एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो वो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैस हैं, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more substance simply mixed together but not chemically changed. मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर 2 या 2 तरीके के सब्सटेंस से बने होते हैं जिनको सिंपली मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन केमिकली उनमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन एंड पार्टिकल ऑफ डस्ट, स्मोक एंड मैनी अदर्स। एयर जो है वो मिक्सचर है कई तरह के गैसेस का। उसमें प्रेजेंट क्या क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट हैं। तो ये मिक्स तो हो गए हैं, एक दूसरे से मिक्स हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई है? केमिकल प्रॉपर्टी इनकी चेंज नहीं हुई है। ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्म में फर्दर मिक्स होने के बाद भी वो रहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 तरीके के एटम से बने होते हैं। वो एटम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट 2 तरह के, एक ही तरह के एटम से बना होता है जो कि 2 या 2 से अधिक होता है। ठीक, और कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो होता है जो कि 2 एलिमेंट से बना हो, 2 अलग अलग एलिमेंट से जो मिल के बना हो उसको कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ये होता है कि वो एक दूसरे से मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन केमिकली उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। अब देखते हैं कि केमिकल सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं। केमिकल सिंबल्स, द एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स।
जो एब्रिविएशन यूज़ होते हैं, एब्रिविएशन मतलब कि शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ होते हैं, उनको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, और उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हम, केमिकल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है। द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट इज गिवन बाय जॉन जैकब बर्लिजियस, अ स्वीडन केमिस्ट। ये जो रिप्रेजेंटिंग का सिस्टम है, ये एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटिंग का सिस्टम कहाँ से आया, इसको दिया जॉन जैकब बर्जीलियस ने, जो कि स्वीडिश केमिस्ट थे। ही मेड यूज़ ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट वेरियस एलिमेंट। ये उन्हीं लेटर्स का यूज़ करते आए हैं जो कि एलिमेंट के नाम में पहले से होता है, और वही लेटर्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि पहले के टाइम में ये कैसे रिप्रेजेंट होता था, क्योंकि ये तो अभी के टाइम में आया है रिप्रेजेंट होने के लिए, तो पहले के टाइम में एक साइंटिस्ट थे सर जॉन डेल्टन, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एलिमेंट्स को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला था कि हम उसको पिक्टोरियल वे में शो करेंगे। जैसे कि देखते हैं आर्सेनिक, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये उल्टा ट्रायंगल है, और यहाँ से 2 लाइन क्रॉस कर रही है। ठीक है। ये क्रॉस सा स्ट्रक्चर है, ये गोल सा स्ट्रक्चर है, हर में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो किसने दिए थे, जॉन डेल्टन ने, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की, वो क्या है, वो है उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करना जो कि पहले से एलिमेंट में प्रेजेंट हैं। एग्जांपल देखते हैं, एल्युमिनियम Al इसका पहला वर्ड है, बेरियम Ba इसका पहला वर्ड है। सेम इसी तरह बोरॉन, नियॉन, यूरेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, गोल्ड। अब गोल्ड का फॉर्मूला Au क्यों है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरम। तो Au हमारे वर्ड में प्रेजेंट है, और इसी को हम गोल्ड कहते हैं सिंपल भाषा में। लेकिन केमिकली इसका नाम क्या है, केमिकली इसका नाम है एरम। दिस वाज द मेन रीज़न कि इसका नाम रखा गया Au। ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आप नोट करते चलिएगा। मरकरी का हाइड्रा आर्गेयम, क्या कहते हैं, हाइड्रा आर्गेयम। ठीक है। तो ये क्या है, ये Hg, ये H, और यहाँ से ही दूसरा वर्ड बन रहा है G, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, Hg। सेम इसी तरीके से लेड, आयरन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, आयोडीन, सल्फर, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, फॉस्फोरस, लिथियम, निकल, कॉपर, हाइड्रोजन एंड जिंक। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हम हर रिएक्शन में, ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में हम इनका यूज़ करते हैं। तो इनका केमिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये केमिकल फार्मूला बनता कैसे, केमिकल फार्मूला फर्स्ट जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इन सारे एटमों की, वो करती है एटॉमिसिटी पे। तो एटॉमिसिटी पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। उतने एलिमेंट्स जितना कि एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। एलिमेंट कैसे बनता है, एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बनता है, और एटम को अगर हम जोड़ें तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, है ना। तो एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं या कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, ये उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, जिसमें कि 1, डाईएटॉमिक जिसमें कि 2 एटम, और टेट्राएटॉमिक जिसमें कि 4 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इस आधार पे, एटॉमिसिटी के आधार पे एलिमेंट्स को कितने तरीके में बांटा गया है, 3 तरीके में, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में एक एटम होता है, जैसे कि हीलियम।
अगर हम कहीं भी हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल फार्मूला में, तो हम क्या देखेंगे कि हीलियम सिर्फ He लिखा रहेगा, सिर्फ हीलियम का फार्मूला लिखा रहेगा, यहाँ 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक इसी तरह नियॉन के साथ होता है, सोडियम के साथ होता है। अगर कहीं ये अलग से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये सिर्फ NaNeHe के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और ऐसे बहुत से एलिमेंट होते हैं, ये सिर्फ बेसिक एग्जांपल्स हैं। डाइएटॉमिक में 2 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब अगर हम कहीं देखें किसी रिएक्शन को, अगर हम देखें और किसी रिएक्शन की बात करें, अगर हाइड्रोजन उसमें रिलीज़ हो रहा है, अब जैसे अगर हम बात करें कि वाटर बन रहा है, तो वाटर का बनने का प्रोसेस क्या है, H2 + O2 फॉर्म्स H2O। मतलब कि हाइड्रोजन तो सिर्फ हमने H लिखा नहीं, क्या लिखा, H2 लिखा, और ऑक्सीजन को क्या लिखा, O2 लिखा। तो ये क्यों लिखा, क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो 2 होती है, और इसीलिए ये दो संख्या में, मतलब 2 नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी ये अकेले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं, और ये बेसिक एग्जांपल्स हो गए आपके। टेट्राएटॉमिक, जिसमें कि 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा कौन सा देखा जाता है, रेयरली ऐसा देखा जाता है फॉस्फोरस में, जिसमें कि P4 एटम लिखा जाता है। कहीं भी अगर किसी रिएक्शन में अकेले फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो सिर्फ P4 लिखेंगे, P2 P3 ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, P4 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये उसकी एटॉमिसिटी पे होता है। केमिकल फार्मूला, the representation of molecule of a compound using chemical symbols of its constituent element is called chemical formula। जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी कंपाउंड में जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसके थ्रू, उस केमिकल सिंबल के थ्रू जो हमने अभी पढ़ा, जैसे एल्युमिनियम Al का। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जब हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं उसके केमिकल फार्मूला में, केमिकल सिंबल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। ठीक है, तो ये होते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, यही रिप्रेजेंटेशन कहलाती है केमिकल फार्मूला। इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कंबाइंड फॉर्म में हैं और कंपाउंड बनाए हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डेराइव्ड इफ़ वी नो द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अगर हमको पता है कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का सिंबल क्या है, ठीक है, और एंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, अगर हमको पता है कि उस एलिमेंट का सिंबल और वैलेंसी क्या है, तो हम किसी भी केमिकल फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, अपने आप ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पहले उससे पहले देखते हैं कि एक्चुअली वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी, द कम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एटम की कम्बिनेशन कैपेसिटी, वो कितने और एलिमेंट्स को अपने में कंबाइन करके, अपने में मिला के और रोक सकता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि अगर किसी भी एलिमेंट की हम बात करें, अगर कोई एलिमेंट Z है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कितने ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं ये डिपेंड करता है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट प्रेजेंट होगा, और वही एक एटम जो है वो उस पूरे ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा। और अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में कितने सेल्स होंगे, कितने ऑर्बिट्स होंगे, 2 ऑर्बिट्स होंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, कार्बन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें 2 ऑर्बिट्स हैं। क्योंकि पहला ऑर्बिट जो होता है, थोड़ा सा डिटेल जाते हैं, थोड़े से डिटेल में आपको बताते हैं, बाकी आप फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है।
अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो पहला जो ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ 2 एटम ही रिवॉल्व कर सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 4, ठीक है, तीसरे ऑर्बिट में 6, उसके बाद फिर 8, फिर वो 2 पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, उसी अकॉर्डिंग हमारे ऑर्बिट रहेंगे और उसी अकॉर्डिंग जो है वो हमारा एटम उसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा। यहाँ मैंने एग्जांपल बनाया, उसको देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, ये पूरा एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। उसके अंदर ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरा एलिमेंट है, जो ये गोल गोल है ये पूरा एलिमेंट है। ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है वो क्या है, वो ऑर्बिट है। और ये जो डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है वही एक एटम है जो कि रिवॉल्व करेगा उस पूरे न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 2 एटम रिवॉल्व कर सकते हैं, और रिवॉल्व कितना कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है 1 एटम, ठीक है। तो रिवॉल्व कर रहा है 1 एटम, और कर कितने सकते हैं, कर सकते हैं 2 एटम। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही एटम और लेके और ये अपने एलिमेंट के सेल को पूरा कर सकता है, ऑर्बिट को पूरा कर सकता है। और सिर्फ एक ही एटम को वो रोक भी सकता है। अगर हम उसको 2 एटम दें तो वो रोक पाएगा, वो नहीं रोक पाएगा। इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। एक कार्बन एटम की बात करते हैं। ये कार्बन पूरा कार्बन एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। ये 2 जो घूम रहे हैं, क्योंकि इसका जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 एटम पहले से प्रेजेंट हैं, तो इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी मैंने क्या बताया, इसकी कैपेसिटी मैंने बताया 6 होती है, ठीक है। तो और हैं कितने एटम, हैं सिर्फ 2 एटम। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, ये और 4 एटम को अपने ऊपर लेके और सरवाइव कर सकता है, झेल सकता है। तो हम इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी इसकी वैलेंसी कहेंगे 4। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका की वैलेंसी यहाँ पे दिए हुआ है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमको हर रिएक्शन में काम आते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। वैलेंसी देख लिया हम लोग ने कि वैलेंसी क्या होती है। अब देखते हैं कि कैसे वैलेंसी और केमिकल फार्मूला का सिंबल हमें केमिकल एलिमेंट का सिंबल हमको फार्मूला बनाने में हेल्प करेगा। केमिकल फार्मूला स्टेप 1, पहले हम किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके नीचे जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने बताया 4, ऑक्सीजन की 2, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बना, H2O1। तो 1 तो लिखते नहीं है, कभी भी जब हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल फार्मूला में तो वहाँ 1 तो होता नहीं है। या फिर अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, अगर वो 1 आती है तो हम उस 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से केमिकल फार्मूला में भी अगर हम कहीं 1 पाते हैं तो उस 1 को नोट डाउन नहीं किया जाता है जब तक कि वो नेसेसरी ना हो। तो यहाँ नेसेसरी नहीं है कि हम उसको लिखें, 1 को नोट डाउन करें। तो यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, और दोनों को हम लोग ने क्रिस क्रॉस किया तो क्या निकला, H2O। ये हो गया हमारा केमिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला किसका है, ये केमिकल फार्मूला है वाटर का। फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला देखते हैं। स्टेप 1, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। कार्बन का मैंने अभी क्या बताया, कार्बन का मैंने बताया वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बना C2O4, C2O4। अब क्योंकि ये 2 और 4 एक दूसरे से डिविजिबल हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे। और ये क्या बना, ये बना C1 और 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बना C1 और O2, तो हम लिखेंगे CO2। ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अब अपना कोई भी केमिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर आपको सिंबल पता है और उसकी वैलेंसी पता है।
केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल फार्मूला, तो केमिकल इक्वेशंस भी बनाते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? अ केमिकल इक्वेशन इज़ द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल और फार्मूला। ठीक है, केमिकल जो इक्वेशन होते हैं वो शॉर्ट हैंड फॉर्म होते हैं। मतलब कि अगर हम जैसे कि एलिमेंट का हम सिंबल बना देते हैं, ठीक उसी तरीके से हम पूरे केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे उनके केमिकल फार्मूलाज में, ठीक है, और उनके सिंबल में। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, MgO2, और ये क्या हुआ? MgO बनाया। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो यहाँ कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे ऐड होते हैं तो उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ कितने भी अमाउंट में फॉर्म हो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ हम अगर केमिकल फार्मूला इक्वेशन जो होता है, केमिकल फार्मूला अगर नहीं होता तो केमिकल इक्वेशंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना बड़ा हम ना लिखने की वजह से जो शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। जैसे हमने लिखा Mg+O2 फॉर्म्स MgO। द एलिमेंट एंड कंपाउंड इन्वॉल्व initially in the reaction are called reactant, and the new element formed compound formed are called the product। बताया मैंने अभी कि जो यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ जो फाइनल एलिमेंट या कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन के बाद ये बात आती है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंसिंग एन इक्वेशन, द नंबर ऑफ एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जैसे नंबर ऑफ एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक एटम है X और Y, ठीक, तो उसमें कितना उसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। जैसे कि X1 है, Y2 है, और यहाँ क्या बना रहा है? यहाँ बना रहा है XY। तो यहाँ जब X+2Y2 है तो यहाँ हम इसको बैलेंस करने के लिए पहले लिखेंगे 2, क्योंकि Y को यहाँ बैलेंस करना है। जब Y को बैलेंस करना है तो Y तो यहाँ बैलेंस हो गया, 2 हो गया, लेकिन यहाँ तो X में भी 2 × 2 हो गया है ना। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 2X + Y2 = 2XY। ठीक, ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका। जो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि अगर कोई नंबर हमें यहाँ जोड़ना है, नीचे की तरफ जोड़ना है, तो हम वहाँ नहीं जोड़ेंगे, हम वहाँ नहीं जोड़ सकते हैं। ये उसका रूल होता है। हम जोड़ कहाँ सकते हैं? हम यहाँ पे और यहाँ पे, उसके सामने जो कि मल्टीप्लाई हो सके उसमें नंबर जोड़ेंगे, ना कि हम उसके निचले सरफेस पे कोई नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पहले हमने y को बैलेंस किया, y को जब बैलेंस किया 2 करके तो x में भी 2 × 2 हो गया, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में x को × कर दिया 2 से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि x में भी 2 है, 2 एटम्स हैं, y में भी 2 एटम्स हैं, और यहाँ जो एक्स वाई फॉर्म हो रहा है उसमें भी 2 एटम प्रेजेंट है। तो ये होता है बेसिक फार्मूला केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे बैलेंस होता है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं तो क्या होता है? H2 + O2, क्योंकि H2 की एटॉमिसिटी क्या होती है? 2 होती है, और O की भी एटॉमिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो हम पहले भी कहे थे कि अगर हम कहीं भी अकेले इन एलिमेंट्स को देखेंगे या रिलीज़ होते हुए देखेंगे तो इसमें 2 रहेगा, क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है? वो 2 होती है। क्या बना? H2O बना। ये तो इसका बेसिक था। अब अगर H2 है, O2 है,
तो यहाँ बैलेंस करने यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन में तो 2 है ही नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे 2 इंटू, तो ऑक्सीजन 2 इंटू हो गया। तो अब यहाँ हो गया ऑक्सीजन 2 और यहाँ हो गया ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन तो 4 हो गए, 2 इंटू 2 4। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस H2 को 2 से इंटू कर देंगे। तो 2 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ जो है वो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का देखते हैं। तो Mg + O2 फॉर्म्स MgO। तो Mg तो ठीक है, ये एक है, चलेगा, लेकिन O2 तो 2 एटम हो गए, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ बना सिर्फ एक एटम O का, ऑक्सीजन का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, O को 2 से इंटू कर देंगे। तो जब 2 से इंटू किया तो क्या हुआ, O2 बन गया। O तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए इसके, लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में Mg को 2 से इंटू कर देंगे, और ये जो हमारा मैग्नीशियम है वो 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और यहाँ पे जो बना वो प्रोडक्ट भी 2 MgO बन गया। तो ये रिएक्शन हमारी जो है वो बैलेंस हो गई। ये तो थे छोटे रिएक्शंस। अब अगर बड़े बड़े रिएक्शंस हों तो हम उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। यहाँ पे 3 तरह के रिएक्टेंट्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट भी कितना अजीब बना रहे हैं। ये फार्मूला आपके लिए कितना कॉम्प्लेक्स है ना। तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो Fe 1 मॉलिक्यूल, O2 2 मॉलिक्यूल्स, H2O H का 2 और O का 1 मॉलिक्यूल। यहाँ कितने बने, FeOH3, मतलब O और H जो है वो 3 है, और Fe जो है वो 1 है। तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं। अगर हम 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। अब अगर हम 3 करें तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो भी ये 3 एलिमेंट हो गया, 3 हो गया। तो 3 और 6 बैलेंस नहीं होगा। 4 की बात करें तो सेम कंडीशन, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ 3 है। 5 की भी बात करें तो ऐसा ही कुछ होगा। तो हम यहाँ 6 से इंटू करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन। और अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम जोड़ देंगे 4। तो ये 4 से इंटू हो गया। अब जब ये 4 से इंटू हुआ तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हो गए, 3, और ये 12 हो गए। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ये देखेंगे कि ये 6 है, तो यहाँ 6 और यहाँ 2, कितने हुए, 8 एटम्स हुए, यानी कि ऑक्सीजन अभी भी हमारा अनबैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तो जो इसको 4 से इंटू किया तो हमारा जो आयरन था वो भी 4 उसके एटम्स हो गए। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू Fe। तो जब 4 से Fe इंटू होगा तो यहाँ पे तुम्हारा आयरन और हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बचा क्या, ऑक्सीजन। तो लास्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 6 + 6 12। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन पहले 3 था, जब 4 से इंटू कर दिया तो 12 हो गया। तो अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों ही बैलेंस हैं। आयरन 4 है, यहाँ भी 4 है,
ये 3 2 ज़ा 6 और ये 6, यहाँ पे 6, तो ऑक्सीजन कितने हुए 12, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 और हाइड्रोजन कितने हैं 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 हाइड्रोजन। तो ऐसे हमारा बड़े बड़े इक्वेशंस भी बैलेंस हो जाएंगे। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जब हमारे रिएक्शन होते हैं तो किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और किसी एलिमेंट की फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस, अ केमिकल change is permanent as such changes are occurring all around us even within our body। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो फिर दोबारा हम उसको उसके पहले के कंडीशन में नहीं ला सकते हैं, और ऐसे चेंजेस हमारे आसपास हमेशा होते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे बॉडी में भी होते रहते हैं। अ केमिकल चेंज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। occur when two or more chemical substances react to produce a new substance with a different set of properties। और ये कब चेंज होते हैं, जब दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करके किसी न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करें जिसकी की प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस से अलग हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि रेड कलर का या ब्राउन कलर का एक परत जम जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रस्ट कहते हैं, उसको हम कहते हैं रस्ट। और इस प्रोसेस को जो कि उसके ऊपर जम जाता है उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस की वजह से जिसकी वजह से जमता है उसको हम कहते हैं रस्टिंग। तो ये हम आम दिनों में देखते रहते हैं। और इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन इन्वॉल्व होती है आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की, जो कि बनाती है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, Fe प्लस O2 प्लस H2O फॉर्म्स Fe2O3 डॉट इंटू, इस डॉट का मतलब होता है इंटू, ठीक है, तो इंटू X हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन जो है वो आपके बैलेंस करने के लिए है, और आप इसको बैलेंस करके कमेंट करके बताना। ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट सरफेसेस, अगर हम किसी वेजिटेबल या फ्रूट सरफेस की बात करें तो अक्सर बहुत दिन बाद जब हम किसी फल या सब्जी को रख देते हैं तो वो कुछ दिनों में काले पड़ जाते हैं या ब्राउन पड़ जाते हैं, वो दोबारा वाइटिश या जिस कलर के हैं वो उस कलर के तो हो नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। बर्निंग, अगर हम किसी चीज़ को बर्न कर दें, कागज़ को बर्न कर दें तो वापस तो उसको कागज़ बना नहीं सकते हैं, तो ये क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ। कुकिंग, खाना बनाने के बाद हम दाल या चावल वापस कच्चे फॉर्म में तो ला नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, हमारा केमिकल प्रोसेस हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो ये भी जो होता है वो वापस दोबारा नहीं मिल सकता, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भी केमिकल प्रोसेस कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब फिज़िकल चेंज की बात करें, फिज़िकल चेंज आर द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। फिज़िकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसी सब्सटेंस को हम दूसरे फॉर्म में कर देते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज़ अ फिज़िकल चेंज। जैसे कि अगर हम वाटर और आइस की बात करें तो आइस जो है वो वाटर से बन जाता है, फ्रिजरेटर में अगर हम रखें वाटर को तो वो आइस बन जाती है, और वो क्या कहती है, वो होती है फिज़िकल चेंज, क्योंकि वापस से अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में निकाल दें तो वो क्या हो जाएगी, वो दोबारा वाटर बन जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस प्रॉपर्टीज सच एज कलर, शेप, साइज और फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस में चेंजेस। बहुत से फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें कैसे प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, कलर चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, साइज़ चेंज हो जाता है, उसके फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, वो वापस से रिवर्स में नहीं लाए जा सकते हैं। लेकिन फिजिकल चेंजेस के साथ क्या होता है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, वो वापस उसी फॉर्म में किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो वाटर था
वो आइस बना और वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में वो वाटर बन गया। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। कुछ इरिवर्सिबल चेंज देखते हैं। कटिंग ऑफ ग्रास, इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, वो ज़मीन में से निकाल दिया गया, वो कट हो गया, ठीक है, तो वो अब और नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो वापस से उसी घास को हम लगा नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। बॉइलिंग पास्ता टू मेक इट सॉफ्ट, अगर हम पास्ता को बॉईल करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये होते हैं फिजिकल चेंजेस। चॉपिंग अ वेजिटेबल इनटू पीसेस, अगर हम किसी वेजिटेबल, किसी सब्जी या फल को काटें छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो भी इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से उन्हें जोड़े नहीं जा सकते। लेकिन वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं, वो कुछ नया नहीं बना रहे हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये फिजिकल चेंज कहलाता है। अ प्लास्टिक चेयर कलर फेड्स, अगर प्लास्टिक की चेयर बहुत पुरानी हो जाती है तो उसका कलर फेड हो जाता है, वापस से उसको पेंट करके सही किया जा सकता है, लेकिन उसी पेंट को वापस लाया जा सके ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये भी इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज हो गया। और शार्पनिंग अ पेंसिल, और अगर किसी पेंसिल को शार्प करें तो वापस से उसी पेंसिल को बड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आए हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो ये आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। होप